मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा सर ब्लर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा। HD में तो है, एडजस्ट फॉर ऑटो लाइट भी कर दिया हूँ। सर सर लिखेंगे तो सर आ जाएगा क्लियर सर। ओके 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 एवरीवन, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग को इस तरीके से क्लास को चलाना पड़ेगा कि हम लोग, क्योंकि तुम जानते ही हो 4th सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो गया है, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो जितना भी हो सके हम लोग कर रहे हैं। तो कल जो हम लोग स्टडी किए थे उसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है? बेसिकली दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब जिस लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को निकालना है, वही चीज का हम लोगों को, वही लिक्विड का रेशियो लेना पड़ता है। मतलब स्पेसिफिक इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन the weight density of liquid, मतलब जिस लिक्विड का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के लिए हम लोगों को जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग को निकालना है, तो हम लोग उस लिक्विड का वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड ऑफ डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ द वाटर। मतलब वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर को हम लोग यहाँ पे आइडियल मानते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हमेशा वाटर को आइडियल मानते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमेशा हम लोग वाटर को आइडियल मानते हैं। तो यह इस कंडीशन में अगर मुझे मेरा देखा जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग कैपिटल एस से डिफाइन करते हैं। एस ऑफ एल, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैपिटल एस से डिफाइन करते हैं, एस ऑफ एल। तो एस ऑफ एल इक्वल्स टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अब अगर मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोई गैस होगा, अगर मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोई गैस होगा, तो मैं क्या लिखता, वेट डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब जिस गैस का मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, वेट डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर। जब हम लोग गैस के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस टाइम हम लोग एयर को आइडियल मानते हैं, एयर का वेट डेंसिटी को आइडियल मानते हैं। जब हम लोग कोई लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो उस टाइम हम लोग वाटर का जो डेंसिटी या वाटर का जो वेट डेंसिटी है उसको हम लोग आइडियल मानते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा एसएल, तो मेरा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब मुझे एक्चुअल निकालना क्या है, मुझे एक्चुअली निकालना है ये वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मुझे निकालना है। तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू व्हाट, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू व्हाट, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू दिस पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एस ऑफ एल, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एस ऑफ एल, ठीक है। तो एस ऑफ एल, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एस ऑफ एल। तो यहां से वेट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी मतलब है बेसिकली स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी मतलब है बेसिकली स्पेसिफिक वेट, जो पिछला क्लास में हम ऑलरेडी समझा दिए थे कि वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट
मतलब क्या है इसका, ये क्या फॉर्मूला आता है, स्मॉल w इक्वल्स टू रो इनटू जी, स्मॉल w इक्वल्स टू रो इनटू जी। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या वैल्यू आया था, 9.81 into 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू एस, राइट। ये मेरा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। और अगर मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड को बनाना है, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू निकालना है, तब मैं क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्यों क्या क्यों हुआ ये 1000 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू S, so S into 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये 1000 क्यों हुआ, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर था, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू क्या है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू SL, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो इसके लिए क्या होता है 9.81 into 1000 into S। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को निकालना है तो ये भी मेरा एक फॉर्मूला है कि कोई भी मुझे मान के चलो, इसका एप्लीकेशन क्या है, मान के चलो तुम लोगों के पास कोई भी फ्लूइड दे दिया, राइट, कोई भी फ्लूइड के दे दिया और उसका उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, राइट। कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब w स्मॉल w इक्वल्स टू रो इनटू जी, ये तुमको निकालना है, ये वैल्यू तुमको अगर निकालना है और तुमको उस वैल्यू का, उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको दे दिया है, तो और तुमको तो पता ही है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू कितना है, तो इसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल जाएगा। अगर कोई भी तुम्हारे सामने गैस दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि उस गैस का वेट डेंसिटी ऑफ गैस निकालना, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दे दिया है और तुम उसके साथ अगर वेट डेंसिटी ऑफ एयर जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे वेट डेंसिटी ऑफ गैस मिल जाएगा। So this is a one type of property which is called specific gravity. This specific gravity is defined as the ratio between the weight density of liquid divided ratio between the weight density of liquid and weight density of water. If we go through for the gas, for that time specific gravity of the gas is defined as the ratio between weight density of gas and weight density of air, right? तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। Is that clear? Is that clear? Yes sir. So मैं न्यूमेरिकल अभी बनाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल अभी दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग थोड़ा सा देख के मुझे आंसर करना और इंटरेक्शन करना कि हम लोग इस तरीके से बनाएं। क्वेश्चन ये है, calculate the specific weight density, calculate the specific weight density, calculate the specific weight density and specific gravity of 1 liter of liquid, of 1 liter of liquid, 1 liter of liquid, राइट। तुम्हारे सामने एक अननोन लिक्विड दे दिया गया है, ठीक है, तो वो अननोन लिक्विड का क्या निकालने बोला गया है, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी निकालने बोला गया है, और क्या निकालने बोला गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने बोला गया है। कितना वॉल्यूम बोल दिया गया है वो अननोन लिक्विड का वॉल्यूम बोल दिया गया है 1 लीटर, और इसका वेट कितना बोल दिया गया है, which weighs WEIGHS, which weighs 7 न्यूटन, 7 न्यूटन वेट का और 1 लीटर वॉल्यूम का लिक्विड का स्पेसिफिक वेट डेंसिटी निकालना है और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल करने के टाइम पे हम लोगों को ये करना चाहिए कि उस न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या डेटा दिया हुआ, राइट, क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको अलग करना, तो मैं वही करूंगा। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट लिस्ट से एक स्क्रीनशॉट खींच के मेरे व्हाट्सएप कर दो ना, मेरे नंबर पे इमीडिएटली पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप कर दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि तुम्हारे सामने एक अननोन लिक्विड है
और तुमको इसके ऊपर काम करना है। कैसे? तो वेट मेरा कितना बोल दिया गया है, W, कैपिटल W। हाँ, ये मेरा कैपिटल है, राइट। कैपिटल W इक्वल्स टू 7 न्यूटन बोल दिया गया है। वॉल्यूम कितना बोला गया है, वॉल्यूम इक्वल्स टू बोल दिया गया है 1 लीटर। वॉल्यूम इक्वल्स टू बोल दिया गया है 1 लीटर, राइट। अब 1 लीटर इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1/1000 मीटर क्यूब। क्योंकि 1 लीटर को अगर मुझे एसआई सिस्टम में अगर लाना है वैल्यू को, तो मैं लिख सकता हूँ 1/1000 मीटर, राइट। तो यहाँ से एज इट इज क्यों ऐसा हो रहा है, अगर इसको सीजीएस में लूंगा तो मेरा होता है, ध्यान रखना ये चीज, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझे लीटर को अगर एसआई सीजीएस सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसका वैल्यू आता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसका वैल्यू आता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। ओके, तो मुझे वॉल्यूम बोल दिया गया है, वेट बोल दिया गया है, मुझे क्या निकालने बोला गया है, स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल्सो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, स्पेसिफिक वेट कॉमा स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीन चीज निकालने बोला गया है। फर्स्ट वन स्पेसिफिक वेट जिसका वैल्यू है स्मॉल w, ये मेरे लिए अननोन है, इसका वैल्यू निकालने बोला गया है स्पेसिफिक वेट। उसके बाद निकालने बोला गया है डेंसिटी, जो अननोन फ्लूइड है उस अननोन फ्लूइड का डेंसिटी डिफाइन करने बोला गया है। और क्या निकालने बोला गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये तीन चीज मुझे निकालने बोला गया, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब एस, कैपिटल एस निकालने बोला गया। और डेंसिटी मतलब डेंसिटी को हम लोग कौन सा चीज से ये करते हैं, डेंसिटी को हम लोग कौन सा चीज से मतलब डिनोट करते हैं, कोई मुझे बताएगा डेंसिटी को कौन सा चीज से डिनोट करते हैं, कोई मुझे बताएगा? डेल्टा। डेल्टा नहीं, रो रो, ये रो से हम लोग हमेशा डेंसिटी को शो करते हैं, रो से हमेशा हम लोग डेंसिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब रो, ये तीन चीज मुझे निकालने बोल दिया गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग ये कोई भी अननोन फ्लूइड के लिए ये सब क्यों डिफाइन करें। अभी तुम लोग एक सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो, तुम लोग हमेशा कभी भी देखते हो जेसीबी काम करते हुए या फ्रंट एंड लोडर काम करते हुए, अपने आसपास में टीपर देखो, डंपर जो कोयला लेके जाता है, फिर लोडिंग होता है, फिर कहीं दूसरा जगह दिखाई दे रहा है, क्लियर है, क्लियर है व्यू? यस सर। कभी कभी निकाल दे रहा है मुझे क्लास से नेटवर्क की वजह से। तो हम लोग फ्रंट एंड लोडर देखते हैं, डंपर देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में लोड अनलोडिंग करने के लिए। तो उस टाइम ये जो डंपर यूज होता है, ये डंपर बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, ये डंपर में हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड तुम लोगों को पता होना चाहिए, हाइड्रोलिक फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। उसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो डंपर में हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है, जेसीबी में हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है, फ्रंट एंड लोडर में भी हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करेंगे, या मेरे सामने अगर कोई अननोन फ्लूइड दे दिया तो वो अननोन फ्लूइड को अगर हम लोग कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज करने के पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि उस अननोन फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट कितना है, डेंसिटी कितना है एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, ठीक। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरीके का कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर एज ए इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, व्हेन वी गो टू वर्क इन एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, so that time in the industry, that time various types of hydraulic fluids are used in the various industrial application. So for that case, as a supervisor, as a mechanical engineer, you have to know how to determine the specific weight or density or specific gravity for the unknown fluid, so that the designer section, so that the labor section can work on that hydraulic fluid and can work that in industrial application. तो हम लोग को इसको किस तरीके से निकालना है,
तो प्रोसेस इज दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक वेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक वेट, कोई मुझे बताओगे स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है? मैं पिछला क्लास में करवाया था, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है, कोई मुझे बताओगे? एनीवन? एनीवन गिव मी द आंसर। weight of fluid by volume of fluid. weight of fluid by volume of fluid, मतलब w small w equals to rho into g, rho is equal मतलब क्या, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम into g, मतलब ये मेरा क्या बना, कैपिटल वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरा बना। अब मेरा ये वेट का वैल्यू मुझे दिख दिया गया है 7 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 न्यूटन। वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1/1000, सो मैंने यहाँ पे लिखा 1/1000, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। Am I right? क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? Yes. Okay. Next, density. How we can calculate the density? How? मेरे पास क्या फॉर्मूला है? Small w equals to rho into g. Small w मतलब क्या है? स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट का वैल्यू मेरा निकल गया है 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब में इज इक्वल टू रो इनटू जी। रो मतलब क्या है, ये मेरा डेंसिटी है, तो ये मेरा वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, रो इज इक्वल टू 7000 डिवाइडेड बाय जी, जी फॉर 9.8 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो मैं इसको अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा तो 713.5 केजी पर मीटर। डेंसिटी का वैल्यू निकल गया। अभी आते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन weight density of the liquid to the weight density of water or density of the liquid to the density of water। तो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल एस निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेंसिटी डी ऑफ लिक्विड, जो अननोन लिक्विड मेरे सामने दिया गया है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी तो हम लोग के पास नोन डेंसिटी है, उसके कंपैरिजन में मैं ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड को निकाल दूंगा, कैपिटल एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू है 713.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1000। अब देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब में होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर का भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएगा। तो इससे मुझे पता चलता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कोई लिक्विड के लिए, कोई फ्लूइड के लिए, कोई एयर के लिए, तो वो होता है यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं रहता है। तो 713.5 डिवाइडेड बाय 1000, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.713, 0.713। तो फ्लूइड जो अननोन लिक्विड उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ 0.713। इज दैट क्लियर? एनी डाउट ये न्यूमेरिकल से? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा ना, लास्ट में जो लिखा है s इज इक्वल टू। ओके, जो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अननोन लिक्विड मुझे निकालने बोला गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन कैसे होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अननोन लिक्विड, डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, या तो डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेरा यहाँ से रो का जो वैल्यू है वही मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वैल्यू है, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 है। अब इसका जो डेंसिटी है वो भी, उसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी ऑफ वाटर का जो यूनिट है वो भी मेरा केजी पर मीटर क्यूब है। दोनों अगर कट जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब अगर कट जाएगा, तो ये जो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू है ये क्या हो गया, यूनिटलेस वैल्यू है। तो इसका कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आया 0.71। क्लियर? ओके सर। So now I will go to the next topic which is very important, क्योंकि 6th सेमेस्टर में जब तुम लोग जाओगे तो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर बोल के एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है विस्कोसिटी।
City. ये विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या, ये मुझे बहुत ध्यान से समझना है कि ये विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या। विस्कोसिटी मतलब क्या है कि ये बेसिकली शियर स्ट्रेस के साथ अटैच्ड है। शियर स्ट्रेस मतलब सब पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर स्ट्रेस पढ़ाया गया था, शामसा सर पढ़ाए थे शायद, याद है कॉन्सेप्ट, याद है शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट याद है। देखो शियर स्ट्रेस मतलब क्या है, कोई भी मान के चलो यहाँ पे एक प्लेन है, मान के चलो फ्लोर है, फर्श है, फ्लोर है, उसके ऊपर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का मैं फोर्स अप्लाई किया इस पोर्शन पी फोर्स अप्लाई किया। जब ये मेरा इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा एक फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, और मैंने क्या किया, जैसे मेरा मान के चलो ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड मेरा अभी टेबल के ऊपर फिक्स है, ये जो बोर्ड है ये मेरा टेबल के ऊपर है, और टेबल मेरा ये प्लेन है और ये मेरा बोर्ड है। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में, देखो मैं कहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मेरे हाथ से, अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये देखो स्लाइड कर रहा है मेरा बोर्ड, ठीक है, स्लाइड कर रहा है मतलब वही फट से किस तरह फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, वो सब कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस कंडीशन इस डायरेक्शन यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो रहा है, बोर्ड को अपना एक प्लेन के रेस्पेक्ट में वो बोर्ड को ऊपर नीचे कर रहा है। इसका मतलब इसका इस कंडीशन में इसका जो फाइनल कंडीशन जनरेट हो रहा है, इस कंडीशन में बॉडी कुछ इस तरीके का हो रहा है, राइट, व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस वे। सो ये जो फोर्स अप्लाई करने के टाइम पे यहाँ पे जो बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, राइट, दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस तब होता है जब ये वाला प्लेन, इसका जो ये डॉटेड लाइन वाला प्लेन है, ये डॉटेड लाइन वाला प्लेन के रेस्पेक्ट में ये वाला प्लेन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं इस बोर्ड को इस यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बोर्ड का बॉडी ठीक इस तरीके से ऐसे उठ जाता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा प्लेन है, ये प्लेन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये बॉडी ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहा है। तो एक प्लेन दूसरा प्लेन के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक प्लेन दूसरा प्लेन के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके वजह से शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। याद आया, ये कॉन्सेप्ट याद आया है, तब जाके मैं विस्कोसिटी स्टार्ट करूंगा। ये कॉन्सेप्ट याद आया है क्लास? यस सर। तो अभी मैं आ रहा हूं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में मान लेता हूं कि मेरे यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास में सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, ग्लास में सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इमेजिनरी इस ग्लास के बीचों बीच से एक पोर्शन में मैंने काट दिया, तो फिर मेरा बाकी सेक्शन कैसे रहेगा, काटने के बाद जो सेक्शन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, राइट। अब मैं पकड़ ले रहा हूं क्योंकि जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वेरियस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, सॉलिड बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल होता है, लिक्विड बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल होता है, और गैस बॉडी के अंदर भी मॉलिक्यूल। सॉलिड बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो क्लोजली पैक्ड रहता है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज स्ट्रक्चर रहता है। लिक्विड बॉडी जो होता है, मतलब वाटर बोलो, ऑयल बोलो, पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, जो लिक्विड पार्ट है, वो लिक्विड पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स रहता है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली तो रहता है, लेकिन सॉलिड बॉडी में जितना क्लोजली रहता है उससे थोड़ा सा कम क्लोजली रहता है लिक्विड बॉडी। और गैस बॉडी में जो मॉलिक्यूल रहता है वो एक दूसरे के साथ कोई क्लोजली नहीं मेंटेन करता है, देयर मूवमेंट, गैस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है इस तरीके का, वो मूवमेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट,
मतलब अगर कोई ये अगर मेरा सॉलिड बॉडी है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज स्ट्रक्चर बना के रहे, राइट। गैस बॉडी, लिक्विड बॉडी जो होगा, मान लो ये मेरा कंटेनर है, सॉरी ये मेरा कंटेनर है, तो इसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा वो एक दूसरे के साथ क्लोज भी रहेगा, लेकिन सॉलिड बॉडी में जितना क्लोज भी रहेगा उतना नहीं। लेकिन गैस में कोई अगर कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में अगर गैस रखेंगे तो जो गैस का मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ कोई स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करे, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं हो, वो बहुत ही वीक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। इसीलिए गैस बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड कर सकता है, लेकिन लिक्विड थोड़ा उतना जल्दी स्प्रेड नहीं करता है, लेकिन थोड़ा धीरे-धीरे वो स्प्रेड करता है, ठीक है। तो अभी अब विस्कोसिटी, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये लिक्विड का ये वाला पहला लेयर है, लेयर, अगर मैं मान के चलता हूं ये मेरा लिक्विड का फर्स्ट लेयर है, ये मेरा लिक्विड का सेकंड लेयर है, ये मेरा लिक्विड का थर्ड लेयर है, ये मेरा लिक्विड का फोर्थ लेयर है, एंड सो ऑन। तो मैं ये जितना भी मॉलिक्यूल्स है ये ग्लास में जो भी मेरा लिक्विड है वो उसको मैं पहले आधा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद मैंने हर एक उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स को मैं लेयर बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूट कर, मेरा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। और अभी मेरा फ्लूइड मेरा स्टैटिक कंडीशन में फिक्स्ड। मैंने क्या किया, मैंने इस यहां पे एक फोर्स अप्लाई, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ध्यान दे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर यहां पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये वाला पोर्शन जितना मूवमेंट करेगा, ये वाला पोर्शन भी उतना ही मूवमेंट करेगा, ये वाला पोर्शन भी उतना ही मूवमेंट करेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ लिक्विड when we are applying some amount of force is here, so that time first जो लेयर है, ये जो मेरा फर्स्ट लेयर है, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सबसे अधिक बल प्रयोग हो रहा है, सबसे अधिक फोर्स अप्लाई हुआ। यहाँ पे अगर P फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इस फोर्स का जो इफेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे सेकेंड लेयर में थोड़ा सा कम होगा, थर्ड लेयर में थोड़ा सा कम होगा, फोर्थ लेयर में उससे थोड़ा सा कम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ध्यान देना इस टॉपिक में। हाँ, तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे P फोर्स अगर जब मैं अप्लाई कर रहा हूं फर्स्ट लेयर में, तो सेकेंड लेयर में P से थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई हुआ, थर्ड लेयर में उससे कम फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्थ लेयर में उससे थोड़ा कम फोर्स अप्लाई हुआ। तो जिसके वजह से होता क्या है कि ये फर्स्ट लेयर, मैं फर्स्ट लेयर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मेरा फर्स्ट लेयर है इसका मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर क्लास खत्म हो जाएगा 3 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर, तो ये जो मेरा फर्स्ट लेयर है इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। उस टाइम सेकेंड लेयर में फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। ये जो मेरा सेकेंड लेयर है वो भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट लेयर में जितना अमाउंट ऑफ फोर्स जा रहा है सेकेंड लेयर में उतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट लेयर का जो वेलोसिटी है v, वो सेकेंड लेयर का वेलोसिटी से कम है, सॉरी ज्यादा है। फर्स्ट लेयर में जो वेलोसिटी है, जो p फोर्स अप्लाई करने के वजह से सेकेंड लेयर में उससे जो वेलोसिटी जनरेट होगा फर्स्ट लेयर में उससे कम होगा सेकेंड लेयर में, जिसकी वजह से ये वाला लेयर दूसरा लेयर के ऊपर एक, ये वाला लेयर जब ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तब दूसरा लेयर इस लेयर का, देखो ये मेरा पहला लेयर है, ध्यान देना, ये मेरा पहला लेयर है, ये मेरा दूसरा लेयर है। पहला लेयर जो फोर्स भी जो वेलोसिटी में आगे जाने की कोशिश करेगा, दूसरा लेयर उससे कम फोर्स और कम वेलोसिटी में आगे जाएगा, जिसके वजह से एक सर्टेन पॉइंट में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ऑपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा। ये दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा। वो ऑपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स जो अप्लाई होगा, दैट रेजिस्टेंस फोर्स जो अप्लाई होगा उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस।
इसका मतलब फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के ऊपर एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा और सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोनों लेयर के बीच एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच भी एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर के बीच भी एक शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये जो मेरा शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है इस दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच में, एडजेसेंट मतलब क्या है, 1 by 1 एडजेसेंट टॉप, ये जो टर्म्स है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स होते हैं, ये एडजेसेंट वर्ड्स का मतलब है 1 by 1। तो ये जो दोनों 1 by 1 दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट शियर स्ट्रेस is directly proportional to the rate of change of velocity। ये shear stress को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ये shear stress को हम लोग टाउ, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं, टाउ सिंबल बोलते हैं, TAU टाउ, ये टाउ से डिनोट करते हैं। और ये shear stress जो जनरेट होता है, that shear stress is directly proportional to the velocity of the layer, rate of change of velocity with respect to the height, मतलब du by dy, tau varies as du by dy। तो तुम लोग के मन में क्वेश्चन आया कि सर tau तो समझ में आया ना, du क्या है और dy क्या है। अब मैं ड्राइंग को ड्रॉ कर, जो एक्चुअल मेरा ड्राइंग है शियर स्ट्रेस की, वो कुछ इस तरीके का। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ये मेरा सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, ठीक। फर्स्ट मैं पढ़ाने के टाइम पे मैंने क्या समझाया था, समझाने के टाइम पे क्या मैंने बोला कि फर्स्ट लेयर जो वेलोसिटी में आगे जाएगा, सेकेंड लेयर उससे थोड़ा कम वेलोसिटी में आगे जाएगा। हाँ बोलो बोलो, रुको ज्वाइन करने दो। जल्दी जल्दी ज्वाइन नहीं हो रहा सब लोग। ओके, स्क्रीन क्लियर है, मेरा वॉइस ऑडिबल है, एक बार कंफर्म कर। हाँ सर। ओके, सो जो मेरा फर्स्ट लेयर है और यहाँ पे जो मेरा सेकेंड लेयर है, तो फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी सेकेंड लेयर का वेलोसिटी तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। फर्स्ट लेयर का जो वेलोसिटी वो सेकेंड लेयर का वेलोसिटी से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं सेकेंड लेयर का जो वेलोसिटी अगर मेरा u है, अगर मेरा सेकेंड लेयर का वेलोसिटी अगर u है, तो फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ u प्लस du। अब क्वेश्चन आएगा कि सर du मतलब क्या है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर du मतलब क्या है। तो मेरा क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि जो दोनों लेयर है, एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर दोनों लेयर मैंने ड्राइंग किया हो, दो लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन, जितना लेयर मैं बना सकता हूं मैं बनाऊंगा। लेकिन वो तो एक सिंगल लिक्विड ही है ना, तो एक लिक्विड का एक लेयर से दूसरा लेयर के बीच जो वेलोसिटी का जो अंतर होगा, क्योंकि ये भी तो एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट लेयर है वो थोड़ा ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, जो सेकंड लेयर है वो थोड़ा सा कम स्पीड में आगे जा रहा है, तो वो दोनों के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज du। d हम लोग इंजीनियरिंग में
यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं, ये तीन टर्म हम लोग यूज करते हैं, डी डेल्टा डेल्टा, ये बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है, ठीक है। तो ये हम तभी यूज करते हैं जब टर्म्स, जब वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू होता है। अगर मेरा वैल्यू, ये दोनों वेलोसिटी का अगर वैल्यू का आंसर अगर 0.0001, this is very small amount of value, right? So for that case हम लोग इसका जो वेलोसिटी du डिफाइन करते हैं, u and u plus d, ओके। तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा u plus d हो गया। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि दोनों जो लेयर है, ये दोनों लेयर के बीच जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसको हम लोग बोल रहे हैं dy। जो दोनों लेयर है, दोनों लेयर के बीच जो गैप है, ये दोनों लेयर के बीच गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, dy। और होल फ्लूइड का जो लेंथ है, मतलब हाइट है, दैट इज माय y, तो इसको हम लोग होल लेंथ को हम लोग y बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये टाउ है, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है फर्स्ट लिक्विड से सेकंड लिक्विड के ऊपर, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है बीच में, दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है, ये dy के रेस्पेक्ट में ये दोनों लेयर के बीच जो चेंजेस हो रहा है, दैट इज माय चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है दोनों लेयर के बीच, वो दोनों लेयर के बीच जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब du इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसमें u था, इसमें u प्लस du हुआ, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा du है, सो दैट इज du, और दोनों के बीच जो डिफरेंस है दैट इज बाय dy, सो du by dy। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ है? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी लड़का, यस सर, बाकी स्टूडेंट्स को बोल रहे क्लियर हुआ है? यस सर, यस यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अब तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरा टाउ वेरीज होता है du by dy। अब जब कहीं पे अगर ये वाला रहता है, अगर कहीं पे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल रहता है, तो उसको मुझे इक्वल करना है, इक्वल करना होता है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du by dy। टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू, ये मेरा म्यू है, म्यू इनटू du by dy। ये म्यू मेरा क्या है, म्यू है मेरा कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कांस्टेंट है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। और इसका अरेख नाम है, जिसका नाम है म्यू इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका नाम है डायनामिक विस्कोसिटी। तो मेरा टाउ कैसे आया, शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट हुआ, एक लेयर से दूसरा लेयर के बीच क्लियर हुआ। टाउ वेरीज du by dy कैसे आया, वो मेरा क्लियर हुआ। अब टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du by dy, म्यू इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसका और एक नाम है डायनामिक विस्कोसिटी, जिसका और एक नाम है डायनामिक विस्कोसिटी। सो मैं क्या लिख सकता हूं, टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du by dy। और अगर मुझे पूछेगा कि सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी का क्या वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा म्यू इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाय du by dy, टाउ डिवाइडेड बाय du by dy। क्लियर? क्लियर? इतना दूर तक? यस सर, Yes, sir. ओके। नाउ ये जो विस्कोसिटी, इसको हम लोग और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इट इज डिफाइंड एज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या है, स्ट्रेन मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन, एनीवन? कोई मुझे बताओ स्ट्रेन मतलब क्या है? अरे आंसर करो, आंसर करो जल्दी, सब भूल गया है। स्ट्रेन मतलब है चेंज इन लेंथ
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लोग सिंबल क्या देते हैं, इस तरह का सिंबल देते हैं, राइट। इसको नाम हम लोग नाम देते हैं, नाम इसको हम लोग जो नाम से बुलाते हैं इसका नाम है इप्सिलॉन। क्या नाम है, इप्सिलॉन। इसका नाम क्या है, टाउ। इसका नाम क्या है, म्यू, टाउ म्यू। इसका नाम क्या है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये जो विस्कोसिटी है, viscosity is defined, दूसरा तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, it is defined as the shear stress required to produce unit rate of shear strain। unit rate of shear strain प्रोड्यूस करने के लिए जो shear stress का जरूरत पड़ता है, that उस दोनों का जो रेशियो, उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा, मुझे कोई बताओ, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा? Anyone please tell me the unit of viscosity। ये डायनामिक विस्कोसिटी बना, इसका यूनिट क्या है, mu equals to tau divided by du by dy। इसका यूनिट क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओ कि तोड़ तोड़ के मैं पूछूंगा, तोड़ तोड़ के मुझे आंसर करो। ये टाउ क्या है, ये टाउ क्या है, आंसर नहीं, टाउ क्या है? विस्कोसिटी का पास्कल सेकंड। ये शियर स्ट्रेस है कि नहीं, ये शियर स्ट्रेस है ना? हाँ सर। ओके, तो टाउ इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम लोग कैसे लिखते हैं जानते हो? स्ट्रेस को हम लोग कौन सा साइन से, सिंबल से हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज माय सिग्मा, दैट इज माय सिग्मा। स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय सिग्मा, ठीक है। तो स्ट्रेस, इसका यूनिट क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू, हर से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस इक्वल्स टू force per unit area। shear stress equals to what, shear stress equals to भी होगा force per unit area। तो force per unit अगर एरिया है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दिया tau equals to force per unit area divided by du by dy। ओके, अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। ओके ओके ओके। अब du by dy को, सौरभ हाँ कुछ बोल रहे हो, ओके, du by dy बोला है। ये du क्या है, ये du क्या है, ये du क्या है? जैसे टाउ मतलब शियर स्ट्रेस था, तो उसको मैं फोर्स पर यूनिट एरिया किया, तो ये du क्या है, बोलो। ये du का मतलब क्या है, मेरा वॉइस ऑडिबल है कि नहीं, सुनाई दे रहा है ना? मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? वीडियो रुक जा रहा। ओके, अभी मुझे बताओ ये du का मतलब क्या है, du वैल्यू का मतलब क्या है? A small change in velocity। ओके, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम लिख सकता हूं। ये du टर्म्स को du इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं लेंथ बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दैट इज लेंथ, दैट इज लेंथ। यस सर। तो du इक्वल्स टू लेंथ बाय टाइम। और dy मतलब क्या है, dy मतलब है वो भी एक लेंथ है,
क्योंकि dy देखो अगर ड्राइंग में देखेंगे dy इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर, dy इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेंथ बाय टाइम du के लिए, और dy के लिए लिख रहा हूँ 1 बाय लेंथ, 1 बाय लेंथ, क्योंकि dy इज आल्सो द लेंथ। तो मेरा लेंथ कट जाएगा, बचा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय टाइम। टाइम को हम लोग सेकंड से कन्वर्ट करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड बोलते हैं, तो 1 बाय एस। तो अभी अगर इसको मैं कैलकुलेशन करूंगा, मेरा क्या आएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अभी ये समझ में आया डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? यस सर। डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होगा, उसका वैल्यू आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्या बोलते हैं, सीजीएस में अगर करते हैं, राइट, सीजीएस में अगर करते हैं तो फिर मेरा क्या वैल्यू आएगा? अगर मैं इसको सीजीएस में करूंगा तो इस डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल्स टू, इसका जो यूनिट आता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस, POISE, राइट, पॉइस। ओके, सो 1 पॉइस इक्वल्स टू होता है 1 पॉइस, POISE, 1 पॉइस इक्वल्स टू होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो डायनामिक विस्कोसिटी का जो एक्चुअल यूनिट है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पॉइस, और 1 पॉइस इक्वल्स टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 पॉइस इक्वल्स टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फॉर SI यूनिट, और डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज फॉर CGS। सो डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज बाय 1 पॉइस इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और अगर CGS में अगर मैं बोलूंगा तो 1 पॉइस इक्वल्स टू 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ is there any doubt? Is there any doubt? Anybody having any doubt? No sir. Sir. Okay. So next day, ये आज का क्लास है, नेक्स्ट डे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे, और मतलब विस्कोसिटी रिलेटेड और भी थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट दिन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब कल कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरा डायनामिक सर इसका बुक सेंड कर नोट्स ओके ओके, नोट्स जो है वो मूडल में है। ठीक, मैं जो इसका जो चैप्टर मतलब जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दे रहा हूँ। इवन जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मेरा मूडल में भी दिया हुआ है, तुम लोगों को मूडल में मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन आज मैं इसका रिलेटेड मतलब पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं तुम लोगों को कर दूंगा। ठीक है, सर बुक सेंड करिए ना सर, बुक सर मूडल में है ना, मूडल में है, लेकिन तुम लोग मूडल में अभी तक लॉगिन नहीं, तुम लोग मूडल में तुम लोग को ऐड नहीं किया गया है, तुम लोग को मूडल में ऐड कर दिया जाएगा। सर हम लोग तो शुरू से ऐड ही है। नहीं, देखो ध्यान देना एक चीज, तुम लोग एनरोल हो, दो चीज होता है, एक एनरोल होता है, एक होता है ऐड। जब तुम लोग एनरोल होते हो, एनरोल मतलब मूडल जो क्लाउड है, ये तो एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है ना मूडल, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये मूडल का जो क्लाउड सॉफ्टवेयर है इसमें एनरोल करना मतलब इस क्लाउड सॉफ्टवेयर के घर में मान के चलो तुम्हारा घर है, ठीक है, उस घर में तुम्हारा एंट्री हो गया, ठीक है, एक पूरा घर में तुम्हारा एंट्री हो गया दरवाजा से। तुम जब उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी अपना ईमेल आईडी या अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड से जब गूगल में एंट्री करते हो, इसका मतलब वो घर में तुम्हारा एंट्री हो गया, दरवाजा से तुम घर में एंट्री करते हो। अब घर के अंदर बहुत सारे रूम है, मकान के अंदर बहुत सारे घर होते हैं ना, बहुत सारे छोटे-छोटे रूम होता है, तो हाँ सर, उसमें एनरोल करने के लिए, उसमें ऐड होने के लिए जो उस घर का मालिक है, जो छोटा-छोटा रूम का मालिक है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मालिक मैं हूं, थ्योरी ऑफ मशीन का मालिक शमशाद सर है, थर्मल इंजीनियरिंग का मालिक दीपक सर है, तो वो मालिक तुमको ऐड करे, समझ में आया? तो वैसे ही मुझे ऐड करना पड़ेगा तुम लोगों को। क्लियर हुआ? तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स यस सर, ठीक है, लेकिन तुम लोग ग्रुप में बुक और ग्रुप में मैं आज वाला क्लास का नोट्स
प्लस पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बुक का सॉफ्ट कॉपी प्लस ये चैप्टर का भी सॉफ्ट कॉपी मैं अभी 5 से 10 मिनट में दे दूँ, ठीक है? सर ऐड कर दीजिए मॉडल में। मूडल में ऐड कर, हाँ तुम लोगों को सबको ऐड करूंगा। पहले जो लोग एनरोल नहीं हो उन लोगों को एनरोल खुद से करता हूँ। और मुझे लगता है जितना टोटल 92 या 93 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड, मैं उन लोगों को मूडल में कुछ ही दिनों में, एक दिन मुझे और टाइम दो, एनरोल हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। So thank you everyone for attending class. Thank you. थैंक यू सर। Okay. Hello. Am I audible? Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। It audible or visible also? Both visible and मेरा sound audible है? Both visible. यस सर। मेरा sound audible है? यस सर। Okay. यस सर। So let's me start करूं मैं? क्लास स्टार्ट कर दूं? Yes. 21 स्टूडेंट ऑलरेडी Yes, आ sir. चुका है, क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो पिछला दिन का जो क्लास था वो क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों को पता चला। डायनामिक विस्कोसिटी मतलब क्या है? हम लोगों को क्या पता चला था कि टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy, ये था मेरा डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला। और कैसे ये फॉर्मूला आया वो चीज भी मैंने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर दिया था पिछला क्लास में। तो यहाँ पे जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो है दिस पार्ट इज कॉल्ड द डायनामिक विस्कोसिटी म्यू, एंड म्यू इक्वल्स टू व्हाट? म्यू इक्वल्स टू टाउ बाय du बाय dy। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, 1 पॉइंट होता है, एसआई में यूनिट उसका क्या होता है, 1 पॉइंट इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड उसके बाद फिर क्या बोलते हैं सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस 1 पॉइंट इक्वल टू 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे पिछला क्लास में। तो अभी हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के पार्ट, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक है डायनामिक विस्कोसिटी जो ऑलरेडी डिस्कस है, डायनामिक, ये डायनामिक, और एक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड दैट द रेशियो बिटवीन द विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी के हिसाब से देखते हैं। मतलब दिस काइनेमेटिक viscosity it is defined as the ratio between dynamic viscosity divided by, मतलब ratio between dynamic viscosity and density। मतलब अगर हम लोग जो लिक्विड ले रहे हैं, अगर वो लिक्विड ऑयल है तो उस ऑयल का डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है। और अगर हम लोग कोई फ्लूइड ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल लिए, या कोई भी टाइप का इंडस्ट्रियल फ्लूइड या हाइड्रोलिक फ्लूइड्स अगर हम लोग यूज करते हैं, अगर मेरे सामने ये सवाल आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड हाउ वी कैन डिफाइन द
kinematic viscosity. So for that case, we can take that the kinematic viscosity defined as the ratio between the dynamic viscosity and the density of the fluid, right? तो dynamic viscosity का जो सिंबल है, क्या है dynamic viscosity का सिंबल, कोई मुझे बताएगा? डायनामिक विस्कोसिटी का सिंबल क्या है या किस चीज से हम लोग उसको डिनोट करते हैं? एनीवन? म्यू। ओके, सो डायनामिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं। डेंसिटी को किस चीज से डिफाइन करते हैं? डेंसिटी को किस चीज से डिफाइन करते हैं? रो। सो म्यू बाय रो। और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग किस चीज से डिफाइन करते हैं? वो उसका नाम है न्यू। जैसे डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू ए म्यू, वैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं न्यू से, ए न्यू। ये जो सिंबल है कुछ इस तरीके का देखने में होता है, कुछ इस तरीके का देखने में होता है, इसका नाम है न्यू। ठीक है, जो नया नया सिंबल सीख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीखो, उसको हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कभी इस तरीके का सिंबल दे दिया तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में सुविधा होगा कि ये कौन सा टॉपिक है, ये सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये सिंबल किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो सिंबल है उसका नाम है न्यू। सो न्यू इक्वल्स टू व्हाट? डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। अब कोई एक मुझे कैलकुलेशन करके, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करके काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा वो हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। कोई थोड़ा सा मुझे हेल्प करो। म्यू, ये जो म्यू है, म्यू का यूनिट क्या बना था? म्यू का यूनिट क्या बना था? कोई मुझे बताएगा? म्यू का यूनिट क्या बना था? बोलो 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 जल्दी। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का यूनिट बना था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई है। सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में क्या होगा? डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में। तो ये पर हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। चलो, तो अभी ये जो म्यू है, इस म्यू का जो डायनामिक विस्कोसिटी, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मेरा निकला था, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी का क्या यूनिट आया था? डेंसिटी का मेरा यूनिट क्या है? कोई मुझे बताएगा डेंसिटी का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। तो ये मेरा आया है केजी पर मीटर क्यूब, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड केजी पर मीटर क्यूब। ये एक यूनिट है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक नहीं कर पा रहे। जिस तरीके से हम लोग ब्रेक करके डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट को डिफाइन किए थे, इसको हम लोग उस तरीके से ब्रेक करके इसका जो विस्कोसिटी है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस म्यू को फिर से पुराना प्रोसेस में जैसे डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट डिफाइन किए थे, हम लोग ठीक उसी तरीके से इसका यूनिट डिफाइन करें। तो हम लोग म्यू को कैसे लिख सकते हैं? मेरा क्या फार्मूला है डायनामिक विस्कोसिटी का? टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du बाय dy। तो यहां से म्यू इक्वल्स टू टाउ बाय du बाय dy। ये मेरा फार्मूला था, म्यू इक्वल्स टू टाउ बाय du बाय dy। ठीक है, तो मैं टाउ का मेरा क्या है? टाउ इक्वल्स टू व्हाट? टाउ इक्वल्स टू था मेरा स्ट्रेस, राइट? शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय du बाय dy। इस तरीके से हम लोग पिछला दिन बनाए थे। तो फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट क्या है? बोलो मुझे कोई, फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वेरी नाइस। न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, फिर न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय du बाय dy। du का क्या है? du का है मीटर पर सेकंड, du का है मीटर पर सेकंड। तो दैट इज डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय dy।
तो यहाँ पे और एक डिवाइडेड बाय dy, dy मतलब क्या है, दैट इज माय लेंथ। सो मेरा ये मेरा लेंथ बन गया। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा क्या आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर पर मीटर कट जाएगा, तो फिर मेरा क्या आएगा, आएगा मेरा 1/सेकंड। सो अब यहाँ पे इसका अंतर बाद रो भी है, तो मैं रो को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रो मतलब क्या है, केजी पर, रो मतलब क्या है, रो मतलब है मेरा, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मास बाय लेंथ होल क्यूब होता है। देखो कैसे हम बना रहे हैं, यहां से ही बनाऊंगा। ये मेरा मीटर है, ये मेरा मीटर है, ठीक है, ये मेरा मीटर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड बाय मीटर, ठीक, इनटू रो, रो तो मेरा नीचे है, रो तो मेरा नीचे है, तो रो के लिए क्या होना चाहिए, रो के लिए होना चाहिए मास पर लेंथ होल क्यूब, मास पर लेंथ होल क्यूब, लेंथ होल क्यूब क्यों, क्योंकि यही टर्म तो मेरा वॉल्यूम होता है ना, यही जो मेरा टर्म से लेंथ होल क्यूब दैट इज माय वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे लिखा मास बाय लेंथ होल क्यूब, ठीक है। तो फिर यहां से कैलकुलेशन करके मेरा क्या आया, मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ध्यान देना मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। ये जो न्यूटन है, ये जो मैं फोर्स है, इस फोर्स को मैं फोर्स इनटू टाइम लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू टाइम। ध्यान देना, फोर्स मतलब क्या है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब क्या है, मैं एकदम तोड़ के समझा रहा हूं, इसीलिए तुम लोगों को शायद थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा तोड़ के समझा रहा हूं। ये मेरा एक्चुअल यूनिट है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब, राइट। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो मैं फोर्स का यूनिट लिखा हूं, ये जो मैं फोर्स का यूनिट मैंने लिखा हूं, फोर्स का यूनिट मैंने न्यूटन लिखा हूं, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू अगर एक्सेलरेशन होगा, तो मैं अगर उस तरीके से इसको अगर मतलब उस तरीके से अगर इसको मैं बनाऊंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय ये, मतलब फोर्स मतलब है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हुआ, डिवाइडेड बाय एरिया है। एरिया मतलब क्या हुआ, मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बाद में आ रहा हूं, पहले मैं ये वाला फंडा को मैं बना रहा हूं, थोड़ा इजी कर रहा हूं। मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया, एरिया मतलब क्या है, एरिया मतलब है लेंथ होल स्क्वायर, राइट। एरिया मतलब है लेंथ होल स्क्वायर, क्योंकि कोई भी चीज का अगर एरिया लोगे तो या तो वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो दोनों केस में वो लेंथ एक्चुअल लेंथ है, लेंथ होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ होल स्क्वायर हुआ, डिवाइडेड बाय du, du मतलब क्या है, du मतलब है लेंथ बाय टाइम, सो लेंथ बाय टाइम, डिवाइडेड बाय dy मतलब डिवाइडेड बाय dy मतलब d इनटू टाइम हो जाएगा, यहाँ पे इनटू टाइम हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी इनटू लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे टाइम बोल रहा हूं, dy मतलब लेंथ है तो इनटू लेंथ हो जाएगा यहाँ पे। ये समझ में आया, ये वाला लाइन समझ में आया, तो ये पूरा हाँ, ये सॉर्ट थोड़ा बोलो, ये वाला लाइन समझ में आया। यस सर। ओके, तो मैंने क्या किया, फोर्स को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय a फॉर लेंथ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय du के लिए हम लोग क्या जानते हैं, du इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो उसके लिए वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट एक ही होगा, इसका मतलब लेंथ बाय टाइम, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ बाय टाइम। और dy के लिए क्या है, dy इज लेंथ, शॉर्ट लेंथ, वेरी इक्विवेलेंट, वेरी स्मॉल लेंथ, बट वो एक लेंथ है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ। तो मेरा यहाँ से और एक पार्ट आएगा, कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन मतलब वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ लेंथ, मीटर फॉर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ, देखो यहां से आ रहा है लेंथ होल स्क्वायर इनटू टाइम होल स्क्वायर,
ठीक। तो मैं सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैंने तोड़ा, लेंथ बाय टाइम होल स्क्वायर, इधर मास बाय लेंथ होल स्क्वायर, क्योंकि ए का लिए लेंथ होल स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखो लेंथ और लेंथ कट जाएगा, लेंथ और लेंथ कट जाएगा, लेंथ और लेंथ कटेगा तो बचा कितना रहेगा, 1 बाय टाइम बचा हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेंथ और यहाँ पे 2 लेंथ है, तो एक लेंथ कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे कितना आया, मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू, देखो ध्यान देना, ये टाइम स्क्वायर नीचे आ रहा है और ये टाइम ऊपर जा रहा है, तो फिर टाइम और एक टाइम कट के तो फिर मेरे पास क्या बचा हुआ रहेगा, मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टाइम। तो ये मेरा आया यहां से डायनामिक विस्कोसिटी न्यू से मेरा ये आया है मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टाइम। अब अगर मैं डेंसिटी में जाऊंगा, डेंसिटी मतलब क्या है, डेंसिटी मतलब है मेरा मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ होल क्यूब, मास डिवाइडेड बाय लेंथ होल क्यूब। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा क्या आएगा, मेरा मास और मास कट जाएगा, मास और मास मेरा कट जाएगा, लेंथ होल क्यूब ऊपर में जाएगा, तो लेंथ होल क्यूब और लेंथ होल क्यूब अगर ये यहाँ पे एक लेंथ है और यहाँ पे 3 है, तो कट के क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या आया, लेंथ होल स्क्वायर, लेंथ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नाउ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, मुझे थोड़ा सा निकाल दिया था फिर से। ओके, सो ये वाला टाइम है लेंथ स्क्वायर बाय टाइम। देखो ध्यान से, लेंथ स्क्वायर बाय टाइम, तो मेरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट मेरा क्या आया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट मेरा आया है लेंथ स्क्वायर बाय टाइम। तो लेंथ स्क्वायर बाय टाइम को लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, इसको अगर मैं सीजीएस में इसका अगर यूनिट बनाऊंगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, कोई मुझे बताएगा सीजीएस में अगर इसका यूनिट कितना होगा, सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू कितना आएगा, एनीवन बताओ बताओ, कितना वैल्यू आएगा, Centimeter square by time. सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड Second. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बाय सेकंड। पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जो मेरा यूनिट आया, इसको हम लोग बोलते हैं 1 स्ट्रोक, STROKE, राइट। तो डायनामिक विस्कोसिटी dV, डायनामिक विस्कोसिटी के टाइम हम लोग को यूनिट क्या पता चला था, दैट इज 1 पोइस इक्वल्स टू 1 डाइन सेंटीमीटर पर डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 पोइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट पता चला था। जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी आता है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट को हम लोग बोलते हैं 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या आया, 1 स्ट्रोक, STROKE, 1 स्ट्रोक। 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू व्हाट, 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरा एसआई में कितना कन्वर्ट होगा, एसआई में मेरा कन्वर्ट होके बनेगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डायनामिक विस्कोसिटी का मेन यूनिट क्या हुआ, 1 पोइस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मेन यूनिट क्या हुआ, 1 स्ट्रोक। 1 पोइस इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में एसआई में कितना होगा, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट दिया हुआ 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
ये सीजीएस में, और ऐसा ये कितना होगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई डाउट है? ये टॉपिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो टॉपिक है और इतना जो अभी समझाया, इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर डायनामिक विस्कोसिटी का सर एक बार फिर बता दीजिए ना, डायनामिक और काइनेटिक विस्कोसिटी का। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यस सर। ओके, सो डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग पॉइस से डिफाइन करते हैं, POIAC, 1 पॉइस, राइट। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं 1 स्ट्रोक। 1 पॉइस इज इक्वल टू सीजीएस में कितना होता है 1 टाइम सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर एसआई में जाएंगे तो 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर यूनिट अगर देखेंगे तो 1 स्ट्रोक होता है, उसका अगर सीजीएस में लेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्ट्रोक के लिए, 1 स्ट्रोक के लिए, और अगर एसआई में देखेंगे तो दैट इज बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट को पॉइस से और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट को हम लोग स्ट्रोक से डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। सर ये वाला जो इस तरीके से ये लेंथ स्क्वायर बाय टाइम आया, ये जो मैंने डेरिवेशन जो मेरा लेंथ स्क्वायर बाय टाइम आया, ये पार्ट मेरा क्लियर हुआ है तुम लोगों को किस तरीके से आया है? क्या नाम का? दिलीप छाप दिखाई देबो। ये सब लोग क्लियर हुआ कि नहीं है? मेरा क्या पढ़ा है? हाँ क्लियर हुआ कि नहीं बाकी लोग? ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। So now I am coming to the next topic, which is Newton's law of viscosity. I am coming to the next topic, which is Newton's law of viscosity. Moodle में तुम लोग ऑलरेडी तुम लोग को ऐड कर दिया गया है फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। वहां पे जाओगे तो जो फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बोल के लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये रिलेटेड सारा नोट्स दिया हुआ है। ये रिलेटेड जो मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड में, उसका सारा नोट्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। कोई एक प्लीज पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो ना, एक पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो ना कोई। भेजे? सर मेरा मॉडल ओपन नहीं हो रहा है। तो मूडल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि तुम अपने यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए हो इसीलिए। यस सर। हाँ, तो वो बात बताओ ना, बोलो क्यों डायरेक्ट क्यों ब्लेम क्यों करते हो? ओपन नहीं हो रहा है, मैं यूजर आईडी पासवर्ड अपना भूल गया हूँ, मैं कभी उसको खोलता नहीं था, तो मुझे सर अपने मेरा यूजर आईडी पासवर्ड बताइए, मैं बोल दूंगा। मुझे शाम को नहीं तो सर ऐप रखे है ना, ऐप से नहीं खुलेगा मूडल, अभी ऐप से नहीं खुल रहा है, ब्राउजर से खुलेगा, गूगल क्रोम से खोलो, मूडल ओपन होगा। सर आईडी पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए। वो बात बताओ कि पहले अपना गलती मानो, उसके बाद ना तुम मुझे बोलो। हाँ, पहले बोलो कि मुझे अपना यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं है, ये चीज को याद करके रखना, शाम को 4 बजे के बाद मुझे फोन करना, बोल देंगे। ठीक है? यस सर। मुझे पार्टिसिपेंट लिस्ट का स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दो इमीडिएटली। सर आईडी पासवर्ड हमको पता है, सर नहीं खुल रहा। ठीक, एक बार मुझे 4 बजे के बाद फोन करना, ठीक है? इस मैटर को लेकर हम लोग 4 बजे के बाद बात करेंगे। ठीक है? नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी देखे थे ना कि टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू du by dy, यही चीज को न्यूटन्स डिफाइन किया है अपना लॉ में। ठीक है, तो उसका लॉ के हिसाब से बोला जा रहा है कि द शियर स्ट्रेस टाउ, राइट, जो शियर स्ट्रेस होता है जो फ्लूइड एलिमेंट का लेयर का, फ्लूइड एलिमेंट लेयर का मतलब जो मैंने बोला था ना कि एक एक लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सो ऑन, ये मेरा फर्स्ट लेयर है। तो जो फ्लूइड एलिमेंट का जो लेयर होता है, इस लेयर का जो शियर स्ट्रेस होता है, ये इस लेयर का जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, मतलब ये टाउ, इट इज डायरेक्टली proportional to the rate of shear strain, मतलब tau is directly proportional to the rate of shear strain du by dy।
इस पार्ट को शियर स्ट्रेन क्यों बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये आता है क्योंकि हम लोग इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट न्यूटन बोल रहा है कि भाई ये मेरा शियर स्ट्रेन है। क्यों ये मेरा शियर स्ट्रेन है, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस फर्स्ट लेयर और ये मेरा सेकेंड लेयर है, ये मेरा सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, ये दोनों लेयर के बीच, दोनों एडजेसेंट लेयर के बीच एक दूसरे के साथ जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है ऑपोजिट, वो शियर स्ट्रेस के वजह से ये दोनों लेयर के बीच u प्लस du एंड u, ये जो वेलोसिटी का अंतर होता है, ये मेरा सेकेंड लेयर का वेलोसिटी है u और ये मेरा फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी है u प्लस du, ये जो वेलोसिटी का जो अंतर होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। हम लोग स्ट्रेन पढ़े थे चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पे न्यूटन बोल रहा है कि भाई वो चेंज इन लेंथ ना हो तो यहाँ पे मेरा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो जब मेरा चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं लेंथ बाय टाइम, तो ऑब्वियसली वहां पे मेरा चेंज इन लेंथ हो रहा है। ध्यान देना, मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूँ, न्यूटन बोल रहा है कि टाउ वेरिएंस du by dy, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी u प्लस du, सेकेंड लेयर का वेलोसिटी है u। अब दोनों लेयर के बीच, एडजेसेंट लेयर के बीच जब शियर स्ट्रेस जनरेट होता है तो वो शियर स्ट्रेस के वजह से तो ऑब्वियसली स्ट्रेन जनरेट होना चाहिए क्योंकि चेंज इन लेंथ होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। बट वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब होता है लेंथ बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब होता है लेंथ बाय टाइम, राइट। तो जब लेंथ बाय टाइम है तो ऑब्वियसली जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ भी होना चाहिए, तो इसीलिए जब चेंज इन लेंथ हो रहा है तो इसलिए बोला जा रहा है कि द फ्लूइड एलिमेंट का लेयर के बीच जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है that is directly proportional to the rate of shear strain, or that is equals to tau equals to mu into du by dy। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अब जो फ्लूइड ये फॉर्मूला को मेंटेन करता है, राइट, जो फ्लूइड ये फॉर्मूला को मेंटेन करके चलता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जो फ्लूइड मेरा ये पार्ट को मेंटेन करके चलता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो नहीं मेंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर हुआ? जो मेरा ये फ्लूइड को, इस फॉर्मूला को मेंटेन करके चलता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो नहीं मेंटेन करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? एनी डाउट स्टूडेंट्स? No, sir. No sir. So next topic, variation of viscosity with the temperature, variation of viscosity with temperature, variation of viscosity with temperature। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग के यहाँ पे जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, हम लोग ध्यान रखना, हम लोग अभी कहाँ पे है, हम लोग अभी एक समतल भूमि में है, सॉरी झारखंड पहाड़ी एरिया है तो हम लोग अभी पहाड़ एरिया में, लेकिन इससे भी ज्यादा हाइट है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और यहाँ से भी लोअर साइड है, लोअर एरिया है कन्याकुमारी, दीघा, क्या बोलते हैं, पुरी, उड़ीसा, बंगाल का जो साउथ बंगाल, ये सब लोअर एरिया है। तो जब लोअर एरिया से हम लोग ये झारखंड टाइप का एरिया, जो मेरा मिडिल टाइप का एरिया है, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर मैक्सिमम 45, 46, 47 तक जाता है, 48 तक जाता है बहुत रेयर केस में, और लोएस्ट टेम्परेचर मेरा 1, 2, 3 मैक्सिमम होता है। और जो साउदर्न एरिया होता है, जो हमारा समुद्र एरिया होता है, वहां पे टेम्परेचर इससे भी ज्यादा जनरेट होता है, 52, 54, 56 डिग्री तक जाता है, और लोएस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम 10 डिग्री 12 डिग्री तक। जो हिमाचल प्रदेश टाइप का एरिया है वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर 32, 33, 34 तक रहता है, और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो -5, -7, -9, इवन -20 तक जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन में जब मेरा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, राइट, जब मेरा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो उस टाइम फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी में भी वेरिएशन आता है।
तो ये कैसे, क्यों ये विस्कोसिटी में वेरिएशन होता है और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं फ्लूइड को, जो मेरा फ्लूइड है, फ्लूइड को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक मेरा क्या है, एक मेरा होता है लिक्विड और एक मेरा होता है गैस। ठीक, जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है, एक सेकेंड, ओके, लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है, that viscosity is reduced, that viscosity is reduced when temperature increase, when temperature increase। लिक्विड का जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी नीचे मतलब डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। गैस के लिए विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। देखो दोनों ही फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, वो भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड का फिनोमेनन, दोनों ही फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। लेकिन लिक्विड के केस में उसका विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है और गैस के केस में उसका विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, कोई भी एक लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है कंपैरिजन टू द गैस। अगर हम लोग सॉलिड बोलेंगे, ये मेरा अगर सॉलिड है, ये मेरा अगर सॉलिड है, तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एमएस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इट्स वेरी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। सॉलिड बॉडी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एमएस होता है वो होता है वेरी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर सॉलिड के साथ लिक्विड को कंपैरिजन करेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ये वेरी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर गैस को अगर हम लोग लिक्विड के साथ या लिक्विड के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस केस में होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज नॉट पैक्ड स्ट्रक्चर, नॉट पैक्ड स्ट्रक्चर। पैक्ट मतलब क्या है? पैक्ट मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो होता है सॉलिड में, वो होता है सॉलिड में। जब हम लोग क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में आते वो रहता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है, लेकिन सॉलिड की तुलना में, सॉलिड के कंपैरिजन में वो कम रहता है। गैस के केस में आते हैं तो वो एकदम ही नहीं रहता है लिक्विड के कंपैरिजन में, वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो फॉर दैट केस, लिक्विड के केस में जब मैं टेम्परेचर को गेन करूंगा, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? भागने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो तो भागने का कोशिश करेगा ना, लेकिन ये भाग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर, लिक्विड के केस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरा विस्कोसिटी क्या होता है? डाउन हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इस केस में ये क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर को रोक देता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन फोर्स गैस के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। लेकिन गैस के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये बहुत ज्यादा होता है, या इस केस में कोई पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता। गैस के केस में जब भी हम लोग हीट करते हैं, मॉलिक्यूल्स वहां पे ऐसे स्कैटर्ड वे में रहता है, जब भी हीट देते हैं वो और ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है। जब ज्यादा स्कैटर्ड होता है मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है। इस कंडीशन में अगर हम लोग टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इस बॉडी का जो विस्कोसिटी वो भी मेरा